बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, 4 सालों तक मुआशी इनकलाब लाने की दावेदार हुकूमत ने आखिरी एतराफ़ कर ही लिया है कि मौजूदा दौरे हुकूमत की मुआशी सूरत हाल कोई गैर मामूली नहीं रही। वज़ीर मुमलिकत राना अफजल खान ने यह कहा है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अगरचे बहुत गैर मामूली ना रही हो, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और मईशत के कई शोबों में बेहतरी भी लाई है। हमें बेहतर तरक्की के लिए इकॉनमी ऑफ स्कूल स्केल पॉलिसीज़ में तसलसल की ज़रूरत है। जबकि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना इक़्तिसादी उमूर राना मोहम्मद अफजल ने जोर दिया है कि पाकिस्तान को पायदार इक़्तिसादी तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए तमाम सियासी जमातें अपने सियासी मफादात से बालातर होकर एक इकोनॉमिक रोड मैप तैयार करने की कोशिश करें। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशरत, उनकी राय लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना राना मोहम्मद अफजल ने यह कहा है कि मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी कोई गैर मामूली नहीं रही है। क्या राना मोहम्मद अफजल ये एतराफ़ कर रहे हैं कि साख्तार मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कोई गैर मामूली पॉलिसी मुतारिफ नहीं करवा सके? मेरा ख्याल ये है कि राना अफजल साहब इस चीज़ का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि आगे मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं सबको। जहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ हम बतदरीज बढ़ रहे थे मुल्क, वहाँ पर कुछ जो कह लें मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी या जो काम नहीं हो सके, उनमें से मेजर चीज़ें ये थी कि हमारी इकॉनमी को कुछ फ़ायदा तो इस लिहाज से हो रहा था कि दुनिया में की कीमत घट गई थी और उससे हमारा बहुत बड़ा जो इंपोर्ट बिल था वो कम हो गया। लेकिन जो जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और हमारे जो खजाने में कमी आ रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट से लोग वापस आ रहे हैं या उनकी जो बाहर से रेमिटेंसेज हैं उनमें गिरावट आ रही है, और उसके साथ साथ हमारे जो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत घटे हैं। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा जो कह लें प्रेशर है इकोनॉमी पे और हमारी पूरी फाइनेंशियल कह लें सिस्टम पे, वो है कि हमने जो अपना डेट है वो बहुत बढ़ा लिया है। गालिबन हमने तकरीबन 88 बिलियन तक हम टच कर रहे हैं, और शायद अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो 90 बिलियन तक का भी एक अंदाजा है कि हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। इन हालात में जो हमने डेट सर्विसिंग करनी है वो अब एक सबसे बड़ा यानी कि हमारा प्रेशर है। और 2013 में जब हुकूमत आई तो उन्होंने इस चीज़ का कह लें कि एक्सेप्ट किया कि जी पिछली वाली हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा और हमने उसको बतदरीज उससे निकल गए। लेकिन अब नज़र यही आ रहा है या लग यही रहा है कि शायद हमें दोबारा जाना पड़े। तो शायद इन्हीं वजूहात को मद्देनजर रखते हुए शायद राना अफजल साहब इसका जिक्र कर रहे हैं कि शायद वो मिक्स सा एक उनका एक ओपिनियन है कि आगे क्योंकि मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। सर, हुकूमत का यह भी मानना है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत के कई शोबों में बेहतरी भी लाई है। क्या आप हुकूमत के इस नुक्ता नजर से इत्तफाक करते हैं? देखिए, अगर हम ये कहते कि हमने दिवालिया होने से बचाया और हमने कोई मजीद अपने एक्सटर्नल डेट को ना बढ़ाया होता तो फिर तो हम वाकई कह लें कि बहुत खुशी मनाते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें IMF प्रोग्राम पे जाना पड़ा और हमने कॉन्स्टेंटली बैरून मुल्क से भी हमने अपना इजाफा किया डेट का, और उसके साथ साथ अंदरून मुल्क यानी अपने लोकल बैंक से भी हमने मजीद जो है वो उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे एक्सटर्नल हमारे जो खजाने में ज़रूर इजाफा हुआ, और इस दौरान उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि हमने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा, जो कि अब ऑब्वियसली क्योंकि वो करेक्ट नहीं हुई थी और अब वो करेक्ट करनी पड़ी है, उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो अंदाज़ा है या उसका जो कह लें जो कैपिटलाइजेशन है वो भी चेंज हो रहा है। सो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो असल चीज़ है कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारे जहाँ पे बतदरीज एग्रीकल्चर बेहतर हुआ, ठीक है, इस दौरान लकीली हमें कोई खुदा ना खास्ता उस तरह के फ्लड्स नहीं हुए या और हमारे को नुकसान नहीं हुए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सर्कुलर डेट वहीं का वहीं खड़ा है। हमारे जो नेशनल एक्सचेकर को जो बड़े बड़े लॉसेस हैं यानी कि हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो अभी भी हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। चाहे PIA है, 4 साल गुजरने के बाद 5 साल हमारा शुरू हो गया और अभी तक हमारे रेलवे, हमारे दूसरे इस तरह के पाकिस्तान स्टील मिल और बतदरीज बहुत से और इदारे जो हुकूमत के उसमें आते हैं वो सारे लॉस दे रहे हैं। सर, मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल जिस सतह पर पहुंच चुकी है, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए मुल्की मईशत की बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी है अभी? जो मुश्किल फैसले हैं उसके बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी टैक्स कलेक्शन को हर सूरत बेहतर करना पड़ेगा।
ہمیں اپنی جسے کہتے ہیں کہ جو لاسز ہیں جہاں پر ہمارے میجر لاسز ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، اور جن وجوہات سے ہمارے لوکل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے. ہم ایک طرف تو آفر کر رہے ہیں کہ باقی دنیا سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے اور ہمارے جو نئے ہم انڈسٹریل اسٹیٹس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان کو تو ہم شاید اس بجٹ میں بھی آفر کریں گے کہ آپ کی مشینری اور یہ چیزیں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں پر بے تحاشا یونٹس بند پڑے ہیں. تو جو آئیڈل کیپیسٹی ہے اس کو تو ہم استعمال نہیں کر رہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں یہاں پہ امپورٹ کر کے اور وہ مشینیں لگائیں. تو آئی تھنک کہ دیر از اے مس میچ. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جو ہماری زمینی حقائق ہیں جب تک ان پہ ہم کام نہیں کریں گے اور ان یعنی کہ ہرڈلس کو ہم ریموو نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اکانومی جسے کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سے 8% کی طرف اگر ہم نے جانا ہے اور ہمیں میڈیم یا ابھرتے ہوئے ملکوں سے بڑھ کے ہم نے میڈیم اکانومی کی طرف جانا ہے، اور وہ جو خواب جو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی لیڈنگ اکانومیز میں آ جائیں گے 2030 2050 2040 میں، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی جو بھی نئی حکومت جو ہے وہ آئے. سر، موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث غیر ملکی قرضوں میں ہوش ربا اضافہ ہے، ملکی خسارے میں اضافہ ہے، درآمدات میں اضافہ ہے، برآمدات میں نمایاں کمی رہی ہے. اس کے علاوہ ملکی معیشت کا دیوالیہ نکالنے کے لیے حکومت اور کیا کر سکتی تھی؟ حکومت کو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے اگر ایک بکٹ ہے یا ایک بالٹی ہے اس کے نیچے سوراخ ہے، اوپر سے آپ پانی ڈالتے جائیں گے وہ پانی نیچے سے نکلتا جائے گا. تو سب سے اہم چیز تھی حکومت کو کہ حکومت جو ہے وہ مشکل فیصلے کرتی اور وہ جو یا تو ان کمپنیز کو جو حکومت خود چلا رہی ہے ان کو ان کے لاسز کو کٹ کرتی، اپنی ایفیشنسی کو بہتر کرتی، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرتی سب سے پہلے، اور دوسری طرف ظاہری بات ہے اپنے لوگ، اپنے عوام، اپنے ٹریڈرز، اپنے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھتی کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سک رہے، ہم پیداواری صلاحیت نہیں بڑھا سک رہے بہت ملک کے اندر ڈومیسٹک، کیونکہ اگر کوئی بھی کمپنی جو ہے اگر ملک کے اندر اچھی پیداوار کرتی ہے تو وہ الٹرنیٹیولی بہت سے دوسرے جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں ان کے مقابلے میں اگر کوالٹی اچھی ہو تو وہ کم بھی ہوں گے، تو ہمارا اس کے اوپر پریشر کم ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو دیکھنا پڑے گا. ایز آف ڈوئنگ بزنس ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں، یعنی آج بھی کوئی بندہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر سے اگر کوئی آئے اور اپنی سرمایہ کاری یہاں کرنا چاہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ کافی مشکل ہے. تو اس کو آسان کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ کریں، اور ٹیکسز کو ہم بہت عرصے سے ہر شخص کہہ رہے ہیں، ہر سمجھدار اکانومسٹ یا ٹریڈر یا چیمبر آف کامرس یا جو بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، PCCI کے لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹس کو کم کریں. ٹھیک ہے، بتدریج کارپوریٹ ریٹ کو آہستہ آہستہ گورنمنٹ 35 سے 31 اب شاید 30 کی طرف اس والے بجٹ کے اندر لائیں گے، لیکن اس کو ہم نے 25 تک لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل ٹیکسز ہیں، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، ان کو ہمیں کم کرنا ہے. سر، وزیر مملکت کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک اکنامک روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کریں. کیا وجہ ہے، کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ اکنامک روڈ میپ پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور نہیں ہو سکے ہیں؟ اس بات سے میں ان کی 100% ایگری کرتا ہوں، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مختلف فورمز کے اوپر اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں. آئی تھنک کہ تمام جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے کہ ہم سب ٹیررزم کے اوپر اکٹھے ہیں، یکساں ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اکانومی کے اوپر بالکل، کیونکہ اس میں تسلسل ہوگا تو باہر کی دنیا اور باہر کے جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑی کارپوریشنز ہیں، وہ تب ہی ہمارے ملک کی طرف دھیان دیں گی اور اس کو کنسیڈر کریں گی کہ یہ ایک سیف ہیون ہے جہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں تو چاہے ایک حکومت آئے، ایک پارٹی کی ہو یا دوسری کی ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں تسلسل ہے، اور اسی وجہ سے ان کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے ریزلٹس نظر آ سکتے ہیں یا ان کو ریٹرنز مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं हम कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और इटली के दरमियान LNG मुआहदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी रूल्स 2018 की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के मुआहदे और हुकूमत पाकिस्तान और इटली के दरमियान LNG मुआहदे की भी मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर, उनकी राय ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और इटली के दरमियान LNG मुआहदे की मंजूरी दे दी है। क्या इटली के साथ नए LNG मुआहदे की इस वक्त जरूरत है? जी, पाकिस्तान की नीड तो अभी LNG में या और एनर्जी में बहुत है और बढ़ भी रही है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई गैर ज़रूरी किस्म का फैसला नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हमारे यहाँ CPEC और दूसरी इंडस्ट्रीज का फ़रोग होना है, तो हमें LNG चाहिए। दूसरा इशू ये होता है कि जब आप एक से ज़्यादा कंपनियों से और मुल्कों से मुआहदात करते हैं, तो फेयर कंपटीशन से आपकी प्राइस भी जो है उसमें भी कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। अभी हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए बहुत महंगी है, और ये ख्याल जो है ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर हमें एक कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर वहाँ से LNG मिल सके और हम उसको दरामद कर सकें। और ये सिर्फ इटली के साथ ही नहीं, बल्कि शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये उन्होंने उनके साथ भी मुआहदे की इजाज़त दी है, ओमान के साथ भी। और ये जो पिछले ट्यूसडे को ये फैसला भी हुआ है, उसमें उन्होंने इस बात का भी ये जो है वो ख्याल रखा है कि इसकी साइन करने से दोनों गवर्नमेंटों के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान, ओमान और इटली और पाकिस्तान के दरमियान, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से तो ये फैसला अच्छा है। तो सर, इटली के साथ LNG मुआहदे करने से पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा होगा? जी, इटली इस वक्त बहुत से ममालिक को जो दे रहा है गैस, वो काफ़ी बेहतर रेट पर दे रहा है। इवन उसका रेट जो है वो पहले मुआहदे जो हमने कतर वगैरह के साथ किए हैं उनसे भी बेहतर है। और अगर ये हम इटली के साथ करते हैं तो बिल्कुल यकीनी तौर पर हमें फ़ायदा होगा, और इसके लिए उनके दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो कीमतन हमें बेहतर जो है वो प्राइस मिलेगी, और दूसरा ये कि जो इसकी क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो दे सकते हैं। ओमान के साथ भी उनका यहाँ पे वायदा है, और वो फिर जिसके लिए सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन का होता है, वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान को इतने बिलियन 4-5 बिलियन क्यूबिक फीट पर के लिहाज से अब क्योंकि वो वहाँ पैदा करते हैं, तो हमें उसका बड़ा फ़ायदा होगा और अच्छा शेयर जो है हमें मिल सकता है। तो सर, वजह क्या है आपकी नज़र में कि हुकूमत जब भी LNG का मुआहदा करती है तो मुल्क में इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो जाता है? असल में देखिए, जो हमारे यहाँ डेफिसिट है नेचुरल गैस का, वो आने वाले दिनों में यानी कि 2020 तक तकरीबन 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक जाने का खदशा है। अब लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर आप आगे नहीं सोचेंगे और फिर ऐन उस मौके पर जाकर, जैसे पहले भी हमारे यहाँ बिजली का बहरान हुआ है कि हमने उस एनर्जी को इस लिहाज से डेवलप नहीं किया कि हमारी नीड अगले 15 साल में क्या होगी, और फिर वही नतीजा हुआ जब एकदम हमारा डेफिसिट आया, तो अब उसको पूरा करने के लिए हमें कई साल लग गए हैं। इसी तरह से जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ नेचुरल गैस का जो ज़खायर है वो इस तेज़ी से कम हुए, और हमारी डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आने वाले दिनों में आप सोचिए कि अब भी अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर 2020 में हमारी हालत वही होगी जो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक
انرجی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، اور اب کہیں جا کر آپ نے دیکھا فائنینشیل ایئر جو بھی کرنٹ جا رہا ہے اس میں بھی ہم مکمل طور پر ابھی بھی انرجی کرائسس پہ قابو نہیں پا سکے۔ سر، LNG کی درآمد سے کیا ملک میں جاری کارخانوں کو گیس کے بحران میں مکمل طور پر کمی رونما ہو سکے گی؟ جی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہماری فیوچر کی نیڈ ہے مستقبل کی، وہ کافی زیادہ ہونے، ابھی بھی ہمیں شارٹیج کا سامنا ہے انڈسٹری کے لیے، اور آگے جا کر یہ مزید ڈیفیسٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اگر ہم نے ابھی کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے تو پھر یہ انرجی کرائسس جو ہے وہ ہماری معاشی اور صنعتی ترقی میں بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔